नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा के इस बहुत ही खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले 1 घंटे के दौरान हम आपको देश और दुनिया की खबरें तो दिखाएंगे ही, साथ ही आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज अगर केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की हम बात करें तो वहाँ पर एक ही चरण में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनावों का तीसरा चरण है। तो हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और बात करेंगे उनसे कि ग्राउंड जीरो पे किस तरह से वहाँ पर मतदान हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक साथ सभी सीटों पर डाले जाएंगे वोट। असम में भी आखिरी चरण में 40 और पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण में 31 सीटों पर हो रहा है मतदान। कोविड के चलते किए गए हैं खास इंतजामात। देश में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर केंद्र ने 50 उच्च स्तरीय टीमों को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के लिए किया रवाना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 राज्यों के साथ आज करेंगे बैठक। कोविड संक्रमण को लेकर आज से शुरू होगा जागरूकता अभियान। मास्क और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में लोगों को किया जाएगा जागरूक। कोविड के हालात पर पीएम मोदी 8 अप्रैल को करेंगे सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक। असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में कल रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। सिक्किम नेपाल सीमा के नजदीक रहा 5.4 रिक्टर स्केल वाले भूकंप का केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर भूकंप से होने वाले नुकसान का लिया जायजा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई गई दांडी यात्रा का 25 दिनों बाद आज होगा समापन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे मौजूद। भारत दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सालाना भारत रूस सम्मेलन की तैयारियों के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आज करेंगे बैठक। द्विपक्षीय मुद्दों पर भी होगी चर्चा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 13 करोड़ 23 लाख के पार, 28 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बढ़ाई पाबंदियां। ग्रीस, पुर्तगाल ने प्रतिबंधों में दी ढील। नासा के इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर ने लाल ग्रह मंगल पर सफलतापूर्वक गुजारी अपनी पहली सर्द रात। नासा के लिए मानी जा रही है ये एक बड़ी सफलता। सतह पर -90 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बेहद सर्द होती है मंगल ग्रह की रात। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की आज 125वीं वर्षगांठ। आज ही के दिन एथेंस में साल 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की हुई थी शुरुआत। 10 दिनों तक चले इन खेलों में 14 देशों के 241 एथलीट्स ने 43 स्पर्धाओं में लिया था हिस्सा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत सबसे पहले हम करना चाहेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। 4 राज्यों, चुनावी खबरों के साथ 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के तहत आज तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक साथ सभी सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। तमिलनाडु में 37 जिलों की कुल 234 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में आज मतदान हो रहा है। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 188 सामान्य सीट हैं, जबकि 46 सुरक्षित सीट हैं। राज्य में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों और निर्दलियों सहित कुल 3,998 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 411 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि थर्ड जेंडर के 2 उम्मीदवार हैं। और वहीं अभिनेता रजनीकांत ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो तमिलनाडु में आज इस वक्त चुनाव हो रहा है और ये तस्वीरें रजनीकांत की जब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और दूसरे अभिनेता एक और एमएनएम के अध्यक्ष कमल हासन ने भी चेन्नई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
केरल की बात करें तो केरल में राज्य की 14 जिलों की सभी 140 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 76 लाख से अधिक है। कुल 957 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान मुमकिन हो सके, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए खास गाइडलाइंस भी जारी की हैं ताकि संक्रमण मुक्त चुनाव सुनिश्चित हो सके। भाजपा उम्मीदवार और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने अब से कुछ देर पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और वहीं पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर 324 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में कुल मतदाता 10,04,197 हैं, जिसमें महिला मतदाता 5,31,431 है। मतदान के लिए कुल 1,551 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां तीसरे चरण में 3 जिलों दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली की 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। असम की बात करें तो असम में भी तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। राज्य में ये आखिरी चरण का मतदान है और इसके साथ ही राज्य में चुनावी प्रक्रिया भी आज पूरी हो जाएगी। और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ असम के जलुकबारी से राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे हैं और उसके अलावा हमारे साथ रमा त्यागी हैं पश्चिम बंगाल के बराईपुर से, और साथ ही साथ नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुदुचेरी से। उर्मिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से, और किस तरह से ये वहाँ पर मतदान चल रहा है इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम असम चलते हैं। राजेश राज वहाँ पर मौजूद है। राजेश, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए चंद्रशेखर, मतदान का काम जो है वो यहाँ पर 7 बजे जो है वो शुरू हो गया, और आप हमारे पीछे शायद देख रहे होंगे, अगर फुल स्क्रीन करके हमारे प्रोड्यूसर अगर दिखाएं तो आप नज़ारा देख सकते हैं कि उत्सव जैसा माहौल है। और मैं अपने कैमरामैन लक्ष्मी से आपको अनुरोध करूँगा कि वो आपको दिखाएं कि देखिए कि पीछे किस तरीके की भीड़ जो है 7 बजे मतदान का काम शुरू हुआ है, और 7 बजे से आप देख सकते हैं कि ये लंबी कतारें और एक उत्सव जैसा माहौल। पूरे मतदान केंद्र जो है वो ये मॉडल बूथ है, और मतदान केंद्र को यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया भी गया है, रंगीन कपड़ों से, बैलून से, और एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है। आप ये हमारे पीछे जो है आप देख भी सकते हैं। और ये जलुकबारी जो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा की ये विधानसभा है। और यहीं पर अब से कुछ देर बाद 9 बजे के बाद जो सूचना मिल रही है कि वो यहाँ पर मतदान करने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा पहुँचेंगे, और शायद यही वजह है कि तमाम मीडिया कर्मियों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे सामने 5 बूथ हैं, और हमारे पिछले हिस्से में जो जहाँ हमारे कैमरामैन खड़े हैं उनके ठीक पिछले हिस्से में भी ऐसा समझा जा रहा है कि 4 से 5 बूथ पीछे भी हैं। इसलिए शायद यह जो स्कूल है अमीन गांव बंगाली स्कूल में एक उत्सव जैसा माहौल है, और ये उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण और दूसरे चरण की तरह ही इस चरण में भी भारी टर्नआउट देखने को मिलेगा। जो नज़ारे दिख रहे हैं वो यही बता रहे हैं। ठीक है राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास दोबारा लौटेंगे, हम दूसरे सहयोगी के पास चलते हैं। मैं चाहूँगा अब उर्मिलेश के पास चलूँ। उर्मिलेश इस वक्त केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद हैं। उर्मिलेश नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहला तो यही कि जिस तरह से कोविड का भी इस वक्त माहौल है, केरल में किस तरह की चुनावी तैयारियां, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे भी लोग वहां पे अभी हैं नहीं, लेकिन किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं? जी चंद्रशेखर और असीम, आप दोनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हम लोग इस समय तिरुवनंतपुरम में है, केरल की राजधानी में, और यहाँ पर जो है 2 बूथ बनाए गए हैं, 2 मतदान केंद्र हैं यहाँ पर। एक मेरे बाएं साइड में है, दूसरा मेरे जो है दाईं साइड में है। क्योंकि यहाँ पर जो है जहाँ पर 1000 से अधिक जो है मतदाता है, वहाँ पर जो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, उसने जो है यहाँ पर 2 बूथ बनाए हैं। उसका ये है कि 1000 से ज़्यादा लोग हैं, ताकि जो कोविड-19 है, जो कोविड जैसी महामारी है, उसको लेकर के
जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन तैयार की हैं निर्वाचन आयोग ने जो है उसको लेकर यहाँ पर 2 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा यहाँ पर मतदाता है। साथ ही यहाँ पर जो है सैनिटाइजर रखा गया है, ग्लव्स रखा गया है, मास्क रखा गया है। और धीरे धीरे यहाँ पर 7 बजे आप देखते असीम अपने दर्शकों को बता, सुबह 7 बजे यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी। भले यहाँ पर जो है इस समय थोड़ा सा कम हो गया है, भीड़ थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जो है तमाम जो उम्र दराज लोग हैं और नए वोटर हैं उनमें जो है वो सुबह सुबह यहाँ लाइन में थे। नए वोटरों में खासा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा था और उनका कहना था, वो जब हमने उनसे बात की कि कैसे आप महसूस कर रहे हैं पहली बार वोट देकर, तो उन्हें कहना था कि हम पहली बार वोट देकर बहुत खुश हैं। साथ ही हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि केरल का विकास हो, विकास हमारा मुख्य जो है एजेंडा है, अच्छी शिक्षा हो, रोजगार हो, उसके साथ साथ तमाम जो लोकल इश्यूज हैं उसको देख करके हम लोग यहाँ पर वोट देने आए। असीम ठीक, बिल्कुल। उर्मिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ रही हैं पश्चिम बंगाल से, हम उनसे बातचीत करेंगे। रमा, आज तीसरे चरण का पश्चिम बंगाल में वहाँ पर मतदान हो रहा है और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है इस बार काफ़ी वो रोमांचक वहाँ पर है। किस तरह का माहौल वहाँ पर है, क्योंकि पिछले 2 चरणों में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी संख्या में मतदाता घरों से निकल के आए थे। रमा, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज़ रमा तक नहीं पहुंच पा रही। हम रुख करेंगे अब नीरज का, जो कि नीरज इस वक्त बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी अच्छी संख्या में मतदाता घर से बाहर निकल कर आए और तीसरे चरण में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। मतदाता सुबह से यहाँ पर बिफोर टाइम यहाँ पर आ गए हैं, समय से पहले आ गए हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ तो वो आपको दिखाएंगे कि कितनी लंबी यहाँ पर भीड़ है, कितनी लंबी यहाँ पर लाइन है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं मतदान करने के लिए सुबह से, और आप देख सकते हैं। जी रमा, आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज़ यहाँ पर और पूरा कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जा रहा है, सबने मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन अयूब खान से कहूँ कि वो आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग भी हर मतदाता की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, ग्लव्स उनको पहनाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और इनके हैंड भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं बिफोर वोटिंग। तो आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर पूरा उत्साह का माहौल है और लोकतंत्र का जो एक महापर्व है उसमें शामिल होने के लिए सुबह से ही लोग यहाँ से मौजूद है। लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही सकारात्मक ये, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे चरण में बढ़ा है तो तीसरे चरण में भी पूरी बढ़ने की उम्मीद है। असीम, चलिए रमा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुख करेंगे अब नीरज का, हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त पुडुचेरी में मौजूद है। नीरज नमस्कार। और केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त मौजूद है आप पुडुचेरी में, वहाँ पे किस तरह, जैसा कि रमा बताई, उर्मिलेश ने बताया, राजेश राज ने बताया, सब जगह लोग आ रहे हैं बूथ पे अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पुडुचेरी में किस तरह के दृश्य आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आसिम, बताने से ज़्यादा मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में पुडुचेरी के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। चुनाव आयोग ने जिस तरीके के इंतजाम किए हैं उससे काफ़ी खुश हैं। अगर आप देखें तो लोग बैठे भी हुए हैं जब उनको लग रहा है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए। क्योंकि कोरोना काल में आसिम ये चुनाव हो रहा है तो तमाम तरह की जो गाइडलाइन है वो भी चुनाव आयोग की यहाँ पर पूरी तरीके से उनका जो पालन है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही इस पर्व को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ के लोग, मैं आपको कुछ दृश्यों को दिखाना चाहूँगा कि एक मतदाता अपनी फैमिली के साथ वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे और वोट डालने के बाद अब आप देखें कि किस तरीके से सेल्फी लेकर ये बता रहे हैं कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही बुजुर्ग जो मतदाता हैं, इन दृश्यों को हमारे कैमरामैन आर के दिखाएंगे कि किस तरीके से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, और जब उनकी बारी आएगी तो वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए बैठने का इंतजाम चुनाव आयोग ने किया है। इस तरह के तमाम जो प्रयास हैं वो चुनाव आयोग यहाँ लगातार कर रहा है कि पुडुचेरी में जो मतदान है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो मतदाता हैं वो लोक
लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि सभी मतदाता यहाँ मास्क पहनकर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर उनको हाथों को साफ किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके साथ ही ग्लव्स दिया जा रहा है और उसके बाद वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं सोशल डिस्टेंस के साथ। तो इस तरह के तमाम प्रयास चुनाव आयोग ने किए हैं और उनका जो असर है वो दिखाई दे रहा है। 23 मतदान जो केंद्र हैं वो मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। इसके अलावा 23 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनको ऑपरेट सिर्फ महिलाएं कर रही हैं। तो ये बताता है कि लोकतंत्र में हमारी और जो मतदाता हैं उनकी भागीदारी किस तरीके की है और चुनाव आयोग के जो प्रयास हैं इनकी सराहना हर मतदाता कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इंतजाम किए उसका जो फायदा है उन मतदाताओं को मिला है जो बुजुर्ग मतदाता हैं और वो ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम असम का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज वहाँ पर मौजूद हैं। राजेश, ये बताइए कि भावनात्मक मुद्दे अपनी जगह है, अगर हम असम की बात करें तो कई सारे मुद्दे हमने वहाँ पर देखे हैं, लेकिन अगर विकास की बात करें, क्योंकि अगर जनता का सबसे बड़ा कोई सरोकार है तो वो विकास से है और विधानसभा चुनाव के बाद अगले 5 साल के लिए ये तय होगा कि राज्य को कौन सी दिशा मिलेगी। आपकी कई लोगों से बातचीत हुई होगी वहाँ पर जो मतदाता हैं, विकास कितना बड़ा मुद्दा है जो मतदाताओं के जहन में है? अब देखिए चंद्रशेखर, अगर विकास की बात करें तो विकास एक एजेंडे के रूप में शामिल हो रहा है और यह मामला सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। अब देश भर के राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं या देश भर के केंद्र शासित प्रदेशों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, राज्य और केंद्र दोनों डेवलपमेंट को ही एक मुद्दा बना रहे हैं और हर हाल में लोग जो हैं वो चाहे सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हर हाल में वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पर ही मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाए। और आपने देखा कि यहाँ पर असम में कांग्रेस ने 5 गारंटी की बात करी, तो जिसमें 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर तुरंत पलटवार किया और अपने घोषणा पत्र में 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। तो हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। चाय बागान के जो मजदूर हैं उनका जो मसला है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरे और तीसरे चरण में, पहले चरण में भी चाय बागान के जो मजदूर थे उनकी तादाद बहुत अच्छी खासी थी। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया से लेकर जोरहाट, नौगांव, बोकाहाट, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चाय बागान के जो मजदूर हैं उनकी बात की गई, उनके हकों की हिमायत की गई। गोलाघाट के एक चाय बागान में जाकर कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने बाकायदा चाय पत्तियाँ तोड़ी, चाय बागान के मजदूरों के साथ अपने को एसोसिएट किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर सुर से सुर मिलाया। तो ये दूसरे और तीसरे चरण में भी चाय बागान के जो मजदूर हैं चंद्रशेखर, उनकी एक अच्छी खासी तादाद है और वो एक निर्णायक भूमिका में इन चरणों में भी एक निर्णायक भूमिका में वो सामने आएंगे। ये तीसरा चरण आखिरी चरण है असम का। इसमें कई जो दिग्गज प्रत्याशी हैं उनके किस्मत दांव पर लगे हुए हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं, जलुकबारी ये विधानसभा क्षेत्र है जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यहां मतदान के लिए भी पहुंचेंगे, वो किस्मत आजमा रहे हैं। बगल के एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, वो पठारकुची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। बगल में ही बरपेटा डिस्ट्रिक्ट है, बरपेटा में शेरू खत्री विधानसभा क्षेत्र से भोजपुरी की प्रख्यात गायिका कल्पना पटवारी जो है वो किस्मत आजमा रही हैं। तो यह जो महत्वपूर्ण जो चरण है, इसमें कई प्रत्याशियों के किस्मत जो है वो आज ईवीएम में लॉक हो जाएंगे और जब मतगणना का काम होगा तो पता चल पाएगा कि आखिर किसके सर पर जीत का सेहरा मिला है और किसे हार का जो है वो गम भी झेलना पड़ेगा। बिल्कुल राजेश, आज जनादेश का वक्त है। इस वक्त जनता अपने घरों से बाहर निकलकर उनके मन में क्या कुछ है, किस तरह से वो जनादेश देना चाहती है, इस बात का वो फैसला आज करने जा रही है। आप तमाम सहयोगियों से ये गुजारिश है कि आप बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। और लेकिन अजीम, लोगों से भी हम ये अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, ये आपका अधिकार है। अगले 5 साल आपके राज्य को क्या दिशा मिलेगी, आपका भविष्य कैसा होगा, ये आज का दिन तय करेगा या आपका वोट तय करेगा। इसलिए ज़रूर अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। बिल्कुल यारों, एक छोटे से ब्रेक के लिए। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे
वंडर सीमेंट भाई, उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारी ओर कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। What inspires us has to be unique, right? Kia, movement that inspires. स्वागत है आपका फिर ब्रेक के से बाद। स्वागत है, और बिल्कुल चंद्रशेखर, और जैसा कि हम लगातार जो जुड़े हुए हैं अपने तमाम सहयोगियों के साथ और बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, 5 राज्यों में आज विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हम रुख करेंगे बंगाल का, क्योंकि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरे देश की निगाहें, सबकी निगाहें कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव पर लगी हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रमा त्यागी इस वक्त लगातार बनी हुई हैं। रमा, जैसा कि राजेश बता रहे थे असम में कि देखिए मामला चाहे कुछ भी हो, भावनात्मक हो, कोई भी इश्यूज हो, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए विकास जो है वो उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि चूंकि आप बंगाल में इस वक्त मौजूद हैं, 34 साल के लेफ्ट के शासन के बाद 10 साल टीएमसी के शासन को भी लोगों ने वहाँ देखा, चूंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं बूथ्स पे, क्या लगता है आपको कि बम और बंदूक के अलावा लोगों के जहन में क्या विकास, चूंकि विकास सबसे ज़रूरी है, क्या वो है जहन में और जिसको लेकर लोग बूथ पे जा रहे हैं? ठीक है, रमा त्यागी से अभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल कुछ तकनीकी मुद्दा है, तो उसको समझाने के बाद फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चेन्नई हम चलते हैं, हमारी संवाददाता प्रियंका जैन हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो एक ही चरण में आज वहाँ पर मतदान है और काफ़ी उत्साह वहाँ पर लोगों में है इस मतदान को लेकर के। सवेरे सवेरे 8:24 हो चुका है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? लोग घरों से निकलने लगे हैं? प्रियंका तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। उर्मिलेश का मैं रुख करूंगा जो कि इस वक्त तिरुवनंतपुरम में मौजूद हैं। उर्मिलेश, चूँकि आप भी महीने 1.5 महीने से आप वहाँ पे मौजूद हैं, केरल की राजनीति को आप वहाँ पे समझा है, चुनाव प्रचार को आपने देखा है, जाना है। आज की तारीख में जनादेश का आज वक्त है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर वहाँ चूँकि हम जानते हैं कि केरल की जो राजनीति रही है वो 2 ध्रुव के बीच घूमती रही है, एक तरफ LDF, एक तरफ UDF। बीजेपी भी चाह रही है कि अपनी पकड़ को केरला में मजबूत किया जाए। कैसे आपने देखा इन बीते दिनों में तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार और किस तरह से लोगों के बीच वो अपनी बातों को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं? जी असीम, बिल्कुल विगत जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के चुनाव, उन चुनावों में जो है यहाँ पर LDF और UDF हुआ करता था, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर NDA ने जो है ताल ठोकी, इस दंगल में, चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो लिहाजा कहीं ना कहीं अब जो है मुकाबला कुछ रोचक बना है, त्रिकोणीय यहाँ पर कहीं ना कहीं बना हुआ है। साथ ही ऐसे नामचीन जो चेहरे हैं, जो प्रसिद्ध चेहरे हैं, उनको मैदान में उतारा गया था NDA के द्वारा। तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर मेट्रोमैन श्रीधरन है, तो इस तरीके से कई जो फिल्मी हस्तियाँ हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हस्तियाँ हैं, उसके अलावा भी और जो हस्तियाँ हैं उनको मैदान में उतारा गया है। तो लिहाजा इस समय की अगर बात की जाए केरल में, तो पिछले वाले चुनाव में और 2021 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। यहाँ के राजनीतिक पंडित और यहाँ की जो केरल की जो जनता है उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इस समय जो है जो तमाम जो पार्टियों के घोषणा पत्र थे, उनको पार्टियों के घोषणा पत्रों में जो है केरल की जनता के जो तमाम समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में है। तब चाहे वो विकास का सबसे मुख्य एजेंडा हो या फिर भ्रष्टाचार हो या रोजगार हो या स्थानीय
सामान्य जितने भी मुद्दे थे वो मुद्दे तमाम पार्टियों के घोषणा पत्रों में दिखाई दिए। साथ ही अगर मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सके तो अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है लोग निकल गए, क्योंकि केरल जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो साक्षर जो राज्य माना जाता है वो केरल माना जाता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है जो वोटिंग परसेंट है, वोटिंग परसेंट भी उस हिसाब से जो है काफ़ी ऊंचा रहता है। पिछले अगर 2016 की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा था। इस समय चुनाव आयोग की कोशिश है कि उससे भी कई ज़्यादा जो है यहाँ पर लोगों को जो है मतदान केंद्र तक पहुँचाया जाए। उसके लिए कई अवेयरनेस जो कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम जो है निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर चलाए हैं। साथ ही एक बार और है असीम अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि जो सुरक्षा की यहाँ पर बात की जाए तो सुरक्षा के लिए लेकर के भी यहाँ पे बिल्कुल चाक चौबंद जो बंदोबस्त है वो किया गया है यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा। CISF है, CRPF है, BSF और केरला पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही लोगों से जो है निर्वाचन आयोग ने जो है क्योंकि इस समय कोविड जैसी महामारी है तो उससे क्योंकि एक चुनौती जहाँ जो है उनको निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के सामने, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो है कोविड-19 जैसी महामारी से भी जो है लोगों को जो है बचाना है। तमाम जो यहाँ पर मतदान करने आएंगे या जो तमाम जो पोलिंग अफसर्स लगे हुए हैं या जो सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा भी करनी है कोविड-19 को लेकर सुरक्षित भी करना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर तमाम प्रकार की तैयारियां की गई। लगातार यहाँ पर जो वॉलंटियर रखे गए हैं उनको जो है वो तमाम लोगों से आगाह कर रहे हैं कि ठीक है उर्मिलेश, दरअसल हमें चेन्नई में हमारी संवाददाता प्रियंका जैन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रियंका, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो एक ही चरण में वहाँ पर आज चुनाव होना है और काफ़ी उत्साह वहाँ पर जब चुनाव प्रचार चल रहा था मतदाताओं में देखा गया था। अभी क्या कुछ माहौल है, क्योंकि सवेरे 8:28 का टाइम हो रहा है, कितने लोग अब बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी? अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं माइलापुर करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से SIT कॉलेज में यहाँ पे हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप कि सुबह से लेकर बिफोर द सनसेट आके बिफोर द सनराइज जितना धूप हो उसके पहले बहुत अच्छा पोलिंग चल रहा है। परसेंटेज तो अच्छा चल रहा है, पीपल का मूविंग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि चेन्नई एक मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी है। चेन्नई इज वोटिंग इज मेजर, तो अच्छा पोलिंग जैसे भी पोलिंग है अच्छा चल रहा है। ठीक। अब प्रियंका ये भी बताएं, चूंकि आप वहाँ पे हैं और इस बार का चुनाव अगर 2016 के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं, उस चुनाव में जयललिता, उसके ठीक बाद उनका निधन हो गया था और फिर M करुणानिधि, दो दिग्गज चेहरे तमिलनाडु में इस बार के विधानसभा चुनाव में गायब नहीं है। तो पिछला चुनाव और इस बार के चुनाव में किस तरह से ये तमिलनाडु इलेक्शन जी क्या कुछ अंतर आप देख पा रहे हैं? 2020 इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन रहेगा तमिलनाडु पीपल के लिए क्योंकि दो मेजर लीडर्स जयललिता और M करुणानिधि के बगैर जो ये फर्स्ट इलेक्शन होगा जो मेजरली क्रूशियल है दोनों AIADMK के लिए और DMK के लिए। जहाँ तक जाना जा रहा है 10 साल से AIADMK का पावर रेजिम चल रहा है। ये इलेक्शन बताएगा कि व्हाट विल it will be very difficult, it is very difficult and challenging for DMK, but इसमें बहुत because there is also a pandemic, we should take in mind कोरोना पैंडेमिक भी चल रहा है, उस समय ये बहुत क्रूशियल इलेक्शन माना जा रहा है। चलिए बिल्कुल, तो असीम हम ये देख रहे हैं कि सब जगह पे लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग घरों से अब निकलने लगे हैं और ख़ासकर पश्चिम बंगाल की बात करें और केरल की बात करें, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ऊंचा रहता है केरल में और पश्चिम बंगाल में तो पिछले दो चरणों में हमने देखा कि किस तरह से लोग घरों से निकल के आए। तो आज भी हम आशा करते हैं कि लोग घरों से निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलेंगे और जो वोटिंग परसेंटेज शाम को आएगा इन राज्यों का वो काफ़ी अच्छा आएगा, ये हम आशा करते हैं। हमारे सभी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े थे उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल में क्या कुछ रैली आज जो है होने वाली है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा और कूच बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल चौथे चरण की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होना है। और आइए अब बात करते हैं कोरोना महामारी की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और मौतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने
3 राज्यों में 50 उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टीमों को रवाना कर दिया है। ये टीमें महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ भेजी गई हैं, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण हालात बेकाबू हो गए हैं। महाराष्ट्र के लिए 30, छत्तीसगढ़ के लिए 11 और पंजाब के लिए 9 टीमों को रवाना किया गया है। हर टीम में एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद है। ये टीम राज्यों की कोरोना के खिलाफ की गई पूरी तैयारी की समीक्षा करेगी। इसमें टेस्टिंग, सर्विलांस और कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था की समीक्षा शामिल है। साथ ही राज्यों में कोरोना संबंधी नियमों के पालन और अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं पर यह टीम निगाह रखेगी। और कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से हर स्तर पर, हर मोर्चे पर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए आज से ही जन आंदोलन शुरू होने जा रहा है। कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आज शाम 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। ये वही 11 राज्य हैं जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले आए हैं। कोविड कंट्रोल के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन अभियान को आज से शुरू किया जा रहा है, जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा। अभियान के दौरान मास्क के 100% उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो एक बार फिर कुछ राज्यों की हम बात करें तो वहाँ पर हालात बेकाबू हो रहे हैं और केंद्र सरकार की एक्टिवनेस भी इस बीच में बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री भी कई मुख्यमंत्रियों से, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अब बैठक करने वाले हैं। शाम को स्वास्थ्य मंत्रियों के भी बिल्कुल। तो लेकिन इस सब के बीच हमारी लोगों से अपील है कि ये आप पर निर्भर करता है, आप सावधानी बरतिए और मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका आप पालन कीजिए, तभी आप इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। What inspires us has to be unique, right? Kia, movement that inspires. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आइए एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम समेत देश के कई राज्यों में कल रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी तरह जान माल के नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप का केंद्र सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप रात के 8:49 पर आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, बिहार और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बात की और स्थिति का जायजा लिया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। रूसी विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने और अगले भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करने का एक खास मौका होगा। इस दौरान पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। रूसी विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई टीम आज मुंबई जाएगी। ये टीम इस मामले की पूरी तहकीकात करेगी। वसूली के आरोपों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने बीते दिनों मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। मामले की जांच से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, लिहाजा इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है। अदालत ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है।
और गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को अपनी हिरासत में लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम आज तड़के पुलिस लाइंस पंजाब के रूपनगर पहुंची। अब यूपी पुलिस यहां की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर जाएगी। बांदा जेल तक लाने में पंजाब पुलिस के कमांडो यूपी पुलिस की मदद करेंगे। बीते 26 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाए, जिससे उसके खिलाफ चल रहे केसों में ट्रायल पूरा किया जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का ये संबोधन वर्चुअल होगा, जिसे पार्टी के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट मीडिया पेज पर सीधे प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और बात परीक्षा पे चर्चा की। छात्रों के लिए कुछ खास सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को परीक्षाओं को लेकर होने वाले तनाव दूर करने के सुझाव देते हैं। दरअसल पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मकसद यही है कि छात्र कैसे बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को, उस टेंशन को कम करें और किस तरह से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि एक नया फॉर्मेट, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प सवाल और हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूं। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथी हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छा अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। तो कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है और ऐसे में जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ बदल गया है। तो इस बार की परीक्षा पर चर्चा जो है प्रधानमंत्री की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार की होगी। और आइए अब दुनिया भर की कुछ खास खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। पुर्तगाल में कोरोना के कारण लंबे वक्त से लगे लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा रही है। लोगों को फिर से अपनी गतिविधियां सुचारू तौर पर शुरू करने की इजाजत मिल गई है। ढील दिए गए नियमों में हेयर सैलून, बुक शॉप और स्कूल फिर से खुल गए हैं। साथ ही सरकार ने कल से कैफे, रेस्टोरेंट और जिम को भी फिर से खोलने की अनुमति दे दी है।
पुर्तगाल में जनवरी में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था ताकि कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते से लॉकडाउन हटाने का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दूसरे फेज में दुकानें, जिम, जू और पर्सनल केयर सर्विसेज जैसे हेयर ड्रेसर, बियर गार्डन और सभी तरह की आउटडोर हॉस्पिटैलिटी फिर से शुरू की जाएगी। जॉनसन ने देश के लोगों को उनके धैर्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये सभी की कोशिशों की वजह से ही हो पाया कि देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और मार्स मिशन के तहत नासा ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मंगल की सतह पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर ने लैंड करने के बाद मंगल ग्रह पर अपनी पहली सर्द रात सफलतापूर्वक बिता ली है। साथ ही ये दूसरे ग्रह की धरती पर उतरने वाला पहला रोटर क्राफ्ट भी बन गया है। नासा ने बताया है कि इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने लाल ग्रह पर अपनी पहली सर्द रात काट ली है, जो कि नासा के लिए एक बड़ी कामयाबी है। मंगल ग्रह की रात बहुत ज्यादा सर्द भरी होती है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। What inspires us has to be unique, right? Kia, movement that inspires. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आइए अब बात करते हैं दांडी यात्रा की। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की स्मृति में 25 दिनों तक जारी दांडी यात्रा आज समाप्त हो जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दांडी यात्रा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दांडी में प्रार्थना मंदिर में जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और दांडी यात्रियों से बातचीत भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सैफी विला भी जाएंगे। वो नमक सत्याग्रह स्मारक का भी दौरा करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को रवाना किया था। और आपको बता दें कि 5 अप्रैल 1930 की सुबह कराड़ी से चलकर अपने सभी साथियों के साथ महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे। दांडी में गांधी जी के आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। यहां गांधी जी सिराजुद्दीन बसी के मकान में रुके थे। पांच अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी दांडी पहुंचे, सिराजुद्दीन वसी दूर से चलकर गांधी जी के स्वागत में आए थे और महात्मा गांधी से अपने बंगले में ठहरने का आग्रह किया था। गांधी जी का जवाब था, मुझे यहाँ ठहराने के एवज में ये बंगला आपको खाली करना पड़ सकता है। सिराजुद्दीन वसी ने देशभक्ति और त्याग की मिसाल पेश करते हुए ये बंगला गांधी जी के नाम कर दिया, जहाँ आज म्यूजियम बना है। गांधी जी जब नमक का कानून तोड़ने के लिए यहाँ पे दांडी कूच आए थे, गांधी जी ने दांडी कूच किया था। इसीलिए गांव में जब कोई पक्का मकान नहीं था सिवाय एक सैफी विला के, जो सिराजुद्दीन सेठ वासी जो ये सैफी विला के मालिक है, उन्होंने गांधी जी को रुकने के लिए अपना मकान दे दिया। और यहाँ से ठीक सैफी विला के ठीक सामने जो खड्डा था, वहाँ पे सैफी दरियाई का पानी आता था और पानी सूख जाता था, तब नमक पक जाता था। इसीलिए वहाँ पे गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था। दांडी पहुंचने पर गांधी जी के साथ अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू और मिट्ठू बहन साथ आई थी। गांधी जी के स्वागत में यहाँ करीब 12,000 की संख्या में स्थानीय जनता गांधी जी को सुनने पहुंच गई थी। गांधी जी साबरमती से निकले तभी उन्होंने कहा था, ये मेरी धर्म यात्रा है और दांडी मेरा हरिद्वार है। तो जहाँ हमारी आस्था, जहाँ हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है, वहाँ हृदय के स्पंदनों से काम होता है। गांधी जी के हृदय स्पंदन पूरे देश से जुड़े हुए थे और अंग्रेज जो समझ नहीं पा रहे थे कि 24 दिनों में ये नमक का कानून, नमक का सत्याग्रह करके क्या कर लेंगे, तो देश की पूरी नस नस में ये नमक के कानून के बहाने जो बात पहुंचानी थी वो गांधी जी ने पहुंचा दी। महात्मा गांधी के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ते हुए
देश के विभिन्न हिस्सों से पदयात्रा में शामिल पदयात्री दांडी पहुंच चुके हैं। सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश और बिहार के दांडी गढ़पुरा से नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति 1 अप्रैल से अपनी विशेष रथ के साथ पैदल मार्च करते हुए दांडी पहुंच चुकी है। इस बार भी हम लोग जब जाने की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साबरमती से दांडी के लिए उस यात्रा की जा रही है, तो हम लोग निर्णय किए कि हम लोग दांडी चलेंगे और हम लोग 1 अप्रैल से लगातार इस पदयात्रा में शामिल हैं। 6 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी ने दांडी में नमक उठाकर नमक कानून तोड़ने का ऐलान किया था। सुबह पदयात्री उस स्थल तक पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। हमारे सामने एक मकान है जिसे सिराजुद्दीन वसी ने महात्मा गांधी को दान में दे दिया था, जो आज गांधी म्यूजियम के नाम से प्रसिद्ध है। और हमारी दूसरी तरफ वो स्थान है जहां से चुटकी भर नमक उठाकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा और साथ ही अंग्रेजी सल्तनत की बुनियाद हिला दी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दांडी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज भी इस वक्त लगातार मौजूद हैं गुजरात से। धीरज नमस्कार, और बहुत ही किस्मत वाले हैं आप धीरज, क्योंकि आप भी इस दांडी यात्रा को आपने कवर किया, इस पूरी दूरी को आपने तय किया, उनके साथ गए, खुशकिस्मत हैं आप। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज के दिन में, आज के तारीख में जब उपराष्ट्रपति वहाँ पहुँचेंगे, कैसे इस जश्न को, आज के दिन को मनाने की वहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं? जी, पहले मैं असीम जी आज की जानकारी आपको बता दूं कि अभी हम लोग दांडी के प्रार्थना मंदिर में यहाँ पहुँचे हैं और अभी जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 10:30 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस प्रार्थना मंदिर में पहुंचेंगे और यहाँ जो कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद जो सैफी विला है, जिसे कि गांधी म्यूजियम कहा जाता है, गांधी म्यूजियम का वो दौरा करेंगे। गांधी म्यूजियम में जाकर वो गांधी से जुड़ी हुई जितनी भी यादें, वहाँ तस्वीरें हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर वो जो गांधी के जिस जगह पे जाके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, उस स्थान पे पहुंचेंगे और वहाँ से पहुंचने के बाद फिर जो सभा आयोजित होगी उस सभा में वो हिस्सा लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये वही स्थान है जहाँ जबकि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी आए थे और आने के बाद इन्होंने यहाँ से प्रार्थना कर और फिर वो आगे बढ़े थे। और आगे बढ़ने के बाद जो गांधी म्यूजियम जिसे आज हम बोलते हैं, वो सिराजुद्दीन वसी का वो मकान था। सिराजुद्दीन वसी बहुत दूर से गांधी जी से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने आग्रह किया था कि आप आए हैं तो कम से कम आप हमारे जो उनका बंगला था, हमारे बंगले में आके रुके। तो गांधी का जवाब था, देखिए अगर आप मुझे रोकने की यहाँ कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये बंगला आपको दान में देना पड़ सकता है। और उसी समय सिराजुद्दीन वसी ने गांधी के नाम से वो बंगला दान में दे दिया, जो कि आप गांधी म्यूजियम कहलाता है। और उससे आगे थोड़ी ही दूर पे वो स्थान है, वो मेमोरियल भी, जो गांधी स्मारक मेमोरियल बना हुआ है, वहाँ पे जाके महात्मा गांधी जी ने चुटकी भर जो है नमक को उठाया और चुटकी भर नमक उठाने के बाद उसने जो नमक जो कानून बनाया था अंग्रेजों ने, उस कानून को उन्होंने तोड़ा। और मैं आपको असीम जी बता दूं, आज भी यहाँ के जो तस्वीरों में, आज भी यहाँ के दीवारों में ये चस्पा है कि जब वो गांधी जी चुटकी भर नमक को हाथ में उठाया, उसी वक्त उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है। आज जब ये कार्यक्रम का अंत होगा तो काफ़ी एक देखने लायक कार्यक्रम होगा और आज़ादी के 75 साल के अवसर पर जो अमृत महोत्सव शुरू किया गया, उसके तहत ये दांडी यात्रा शुरू की गई। सिर्फ फ़र्क ये है कि गांधी जी इस दांडी यात्रा में नहीं है, लेकिन गांधी जी के विचार हैं। और ख़ासकर धीरज को आपने बोला, और दूरदर्शन की हमारी टीम जो लगातार इस दांडी यात्रा में बनी हुई थी, लगातार आप तक किस तरह से ये दांडी यात्रा चली, वो खबर आप तक पहुंचा रही थी। तो धीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तब भी हम आपकी रिपोर्ट देखेंगे किस तरह से ये कार्यक्रम खत्म हुआ है। फिलहाल आइए अब दर्शकों को खेल की खबरों की ओर लिए चलते हैं।
बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में अपने खिताब जीतने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। सोमवार की देर रात खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने अंतिम पलों में डेम्बेले के गोल की मदद से रियल वलाडोलिड को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ बार्सिलोना ने अंक तालिका में रियल मैड्रिड को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। शीर्ष पर मौजूद एटलेटिको मैड्रिड से बार्सिलोना के 1 अंक कम है। और इंग्लिश क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया है। वेस्ट हैम ने मैच के 6 मिनट में ही बढ़त बना ली। क्लब के लिए लिंगार्ड ने पहला गोल करने में सफलता पाई। 8 मिनट बाद ही पैब्लो फोर्नेलेस ने गोल करके वेस्ट हैम की बढ़त को दोगुना कर दिया। वेस्ट हैम ने मैच को अपने नाम कर अंक तालिका में 4था स्थान हासिल कर लिया है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कि वेबसाइट्स में क्या कुछ खबरें चल रही हैं। हमारे सहयोगी निखिल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ है आज की वेब संस्करण में खबरें? गुड मॉर्निंग असीम और चंद्रशेखर जोशी। खबरें बहुत ही आकर्षक और बहुत ही व्यापक हैं। आपने तमाम सारी खबरों को आपने इस संस्करण में समेट लिया है। कुछ खबरें हम आपको बता दें। दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है कि नौसेना के जहाज़ों को मिला डीआरडीओ का कवच। इसमें डीआरडीओ को जहाज़ों को दुश्मन के रडार के मिसाइल से ये एक नए तरह का कवच है, एक नए तरह का रडार है जो उसको बचाएगा और दुश्मनों की जो मिसाइल है उसकी डायरेक्शन को मोड़ देगा। तो ये एक नए तरह की टेक्नोलॉजी है जो पूरे तरह से स्वदेश में डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है और ये टेक्नोलॉजी जो रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको दी जा रही है। तो आत्मनिर्भर भारत की एक और नई मिसाल कायम कर रहा है डीआरडीओ और रक्षा क्षेत्र। इसके साथ ही दूसरी खबर दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है कि संक्रमण विस्फोट। मुंबई, रायपुर जैसे शहरों में हर 100 टेस्ट में 20 नए मरीज यानी 20 पॉजिटिव आ रहे हैं हर टेस्ट में। तो ये एक भयावह स्थिति है। ढेर सारे आंकड़े अखबार ने दिए हैं कि किस तरह से शहरों में इस तरह का संक्रमण विस्फोट हो रहा है। और पिछले साल 2020 में जब संक्रमण बढ़ा था और उस दौरान और अब में जो कंपैरिजन किया है उसको साफ देखकर लग रहा है कि इस बार स्थिति जो है वो बहुत भयावह है और बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको निश्चित तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जनसत्ता ने एक व्यक्तित्व के कॉलम से खबर प्रकाशित की है। पंकज शर्मा खोज निकाले 3 क्षुद्र ग्रह। ये पंकज शर्मा के एक अध्यापक है अमृतसर में, माध्यमिक स्कूल में विज्ञान के टीचर, और उन्होंने 3 एस्ट्रॉयड्स खोज निकाले हैं। दरअसल सरकार ने एक एस्ट्रॉयड खोज कार्यक्रम चलाया था जिसके तहत इन्होंने ये 3 एस्ट्रॉयड खोज निकाले हैं। एनसीईआरटी इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित करने जा रही है। तो ये हमारे देश के एक तरह से जो प्रतिभा क्षमता मेधावी लोग हैं उनमें से शामिल हैं और ये एक मिसाल है इनकी। हिंदुस्तान ने मार्च लिखा है कि मार्च 121 सालों में तीसरा सबसे गर्म ग्रह है। अभी तक गर्म माह ये आप फील कर रहे होंगे कि ये मार्च का महीना बहुत गर्म है। तो अब इसके आंकड़े भी आ गए हैं कि 2010 और 2004 में इससे ज़्यादा औसत गर्म रहा है। और इस बार जो औसत तापमान था वो 32.65 डिग्री सेल्सियस रहा था जो कि बहुत ज़्यादा गर्म रहा है। 40 डिग्री से भी ज़्यादा तमाम सारे देश के हिस्से जो तपे हैं मार्च के महीने में, ये अनयूजुअल है। तो ये कुछ नहीं है वेबसाइट से खबरें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, इन तमाम खबरों को समेट कर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की।
तो नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त, एक गुजारिश के साथ हम इस कार्यक्रम से विदा लेंगे कि देखिए, देश के 11 राज्यों में जो कोरोना की स्थिति वो बहुत ही विकराल हो गई है। हम सभी की जान बहुत कीमती है। अपने वो खुद हिफाजत में रखें, कोरोना से बच कर रहें। इसलिए आप मास्क, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें और साथ ही साथ हाथ जो है वो लगातार इंटरवल पे, एक लगातार अंतराल पे धोते रहें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते आपको हम छोड़ कर जा रहे हैं कैलिफोर्निया के फूलों की वादियों में, जहां कोविड प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद लोग वादियों का आनंद लेने आ रहे हैं। आप इन दृश्यों को देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।